हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका टाइटल है पावर शेयरिंग, है ना। तो जैसा कि टर्म है, सबसे पहले तो हम इस टर्म को ही समझेंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। हालांकि मोटा मोटा आप समझ पा रहे हो कि हाँ, पावर होती है। आप जानते हो आईएएस की पावर होती है, एमपीज की पावर है, कोई भी एक ऑफिशियल है उसकी पावर है। और उसको किस तरीके से वो शेयर कर रहा है, आप किसके साथ शेयर कर रहा है, आपस में कैसे शेयर कर रहे हैं ना, जो अथॉरिटीज हैं वो लोग। अब इसको हम और भी डिटेल में समझते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और आपको आपके सारी क्लास के जो क्लास 10 के सारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, या फिर सिविक्स हो, साइंस हो, सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो हमारा चैनल। और हम जूनियर क्लासेस के लिए भी बना रहे हैं अभी, धीरे धीरे उनके लिए भी सारे वीडियोस आ जाएंगे। चलिए, तो हम पावर शेयरिंग समझना चाह रहे थे, पावर शेयरिंग है क्या। तो पावर शेयरिंग के लिए आपकी बुक में जो है, सबसे पहले एग्जांपल लिया गया बेल्जियम और श्रीलंका को। ठीक है, हम इन दो कंट्रीज की सिचुएशन देखते हैं, वहां पे किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन है आज की डेट में। और वहां से आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक, जो स्टैंडर्ड बुक है। ठीक, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक यूरोप में छोटी सी कंट्री है, आप जानते हैं। इसकी जो स्टेट है, एरिया, वो इंडिया का रेफरेंस ले रखा है आपका, हरियाणा से भी कम है। और इसका बॉर्डर आपका फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग वगैरह से लगता है। इसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि हरियाणा से भी आधी है। हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। दिल्ली की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर है। मुंबई की भी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। दिल्ली की भी 2 करोड़ के आसपास ही पहुंचने वाली है आज की डेट में। तो बहुत सारे हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन इवन 2 करोड़ क्या, यूपी वगैरह देखें तो 20-20 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। तो उस रेफरेंस में बहुत छोटा देश है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे देश में कई सारे कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, है ना, एक ही स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ अगर रिलीजियसली देख लो, तो रिलीजियस वाइज भी बहुत सारे हमारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, है ना, क्रिश्चियनिटी, सिख एंड माइनॉरिटीज। तो और अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, हमारे यहाँ आपका देखो लैंग्वेज स्पीकिंग ही कितनी ज़्यादा होते हैं, कितनी ज़्यादा लैंग्वेज वेरिएशन है हमारे देश में। तो और एक अगर बड़ा स्टेट, बड़ी सिटी ले ली जाए, दिल्ली ले ले, मुंबई ले ले, तो वहाँ हर जगह से लोग आके रहते हैं और वो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से जो ये आपका बेल्जियम कंट्री है, वहाँ पे भी मेनली डच स्पीकिंग और डच, जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, बेल्जियम में। अब देखो, आप यहाँ पे बेल्जियम का मैप है, ये जो आपका पीले वाला रीजन है, ये आपका क्या है, डच स्पीकिंग रीजन है। अब ये टोटल पॉपुलेशन का कितना करते हैं, ये 59% है। ठीक, अनदर 40% जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग है, लाल वाले, ये देख लो। ठीक है, वैलोन वालोन एरियाज को बोलते हैं। ठीक है, और जो डच रहते हैं वो फ्लैमिश एरिया कहलाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के आपके कितने बन गए, 59 और 40, 99% हो गए। बाकी 1% जर्मन वगैरह स्पीकिंग लोग हैं। ठीक, ये रफ एस्टिमेटेड, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है, आप जानते हो पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है उस हिसाब से। सॉरी। अब देखो, इनकी कैपिटल जो है ये ब्रसल्स है। अब ब्रसल्स में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री में क्या दिखा हमें कि डच स्पीकिंग ज्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग कम है। लेकिन ब्रसल्स में इसका उल्टा है। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग डच स्पीकिंग है। बिल्कुल ही उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी लंबे समय तक क्या चलता रहा, इनकी आपस में लड़ाई चलती रही, है ना, पावर को लेकर के। कि अब देखो, जिसके पास पावर रहेगी वो रिसोर्सेस का ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकता है ना। जिसके पास पावर है, वो पैसा कंट्रोल कर रहा है कंट्री का, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से यूज करेगा रिसोर्सेस का। तो उसके चलते इनके बीच में आपस में हमेशा लड़ाई बनी रहती थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने 50-60s में तो टेंशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने बैठ करके इसका सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला, अभी हम देखेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका की अगर हम सिचुएशन देखें, श्रीलंका आप जानते हो कहाँ पे है, इंडिया के साउथ में है, तमिलनाडु के पास में है।
यहाँ भी एक तरीके से वैसे ही था सिचुएशन, ठीक है। ये भी छोटा सा देश है, इसमें भी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक। अब यहाँ पे मेजर लोग कौन है? सिन्हाला स्पीकर लोग हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, उनको सिन्हाला बोलते हैं। सिन्हाला एक लैंग्वेज है, 74% है। वहाँ तमिल स्पीकिंग लोग भी हैं जो 18% है, बाकी रेस्ट लोग हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, आपके बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदूज भी हैं, लेकिन जो मेजर रिलीजन है मेजॉरिटी का, वो क्या है? बुद्धिज्म का है, ठीक। अब देखो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है यहाँ पे, है कि नहीं, दोनों कंट्रीज में। कि लेने के लिए तो हम अपने देश का भी ले सकते थे, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इसलिए इन दोनों छोटी कंट्रीज का आपको लेके समझाया जा रहा है कि पावर शेयरिंग कैसे होती है और किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आपने देखा वहाँ पे जो श्रीलंका है, वहाँ पे तमिल स्पीकर्स भी हैं, सिन्हाला स्पीकर्स भी हैं, और लोकल लैंग्वेजेस भी होंगी और भी छोटी मोटी, लेकिन मेजर यही दोनों है। अब देखो वहाँ पे इंडियन तमिल्स भी हैं। एक तो लोकल तमिल्स है, एक है इंडियन तमिल्स। इंडियन, अब आप बोलोगे इंडियन तमिल कहाँ से आ गए सर? तो जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे ना, उन्हीं का रूल वहाँ भी था तमिल में, तब आपका श्रीलंका में। तो वो तमिलनाडु से लेकर के हमारे लोग को वहाँ ले जाकर उन्होंने बसाया। क्यों बसाया सर? काम कराते थे, है ना, उठा के ले गए वहाँ, ले जाके काम कराया। तो आप देखो इंडियन जो तमिल्स हैं, उनकी संख्या कहाँ पे है? देखो इंडियन तमिल को डार्क ब्राउन से नॉर्थ नॉर्थ में थोड़ा बहुत है, जो एकदम इंडिया के पास में है, या फिर एकदम बीचों बीच जो कैंडी, वहाँ उनकी कैपिटल है, वहाँ के आसपास, ठीक है। नहीं, कैपिटल तो कोलंबो है, पर जो कैंडी एरिया है ना, इनका प्लांटेशन का एरिया है, टी वगैरह कॉफी वगैरह का। तो वहाँ पे काम कराने के लिए ये लोग उनको लेके चले गए, ठीक है। अब देखो क्या होने लग गया। पहले श्रीलंका का हम देखते हैं क्या हुआ। हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुई। जब आज़ाद हुई तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे, देखो कितनी बड़ी मेजॉरिटी में, अब उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने गवर्नमेंट में डोमिनेशन करना चालू किया, गवर्नमेंट पोस्ट पे, है ना, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरीके से। और जो माइनॉरिटीज थी बेचारी, वो उतना ध्यान दे नहीं भाई इस बात पे, क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं थे ये लोग अपना काम करने में लगे थे। इनको लगा चलो आज़ादी हो गई है, आप सैलरी वैलरी ज़्यादा मिलेगी और अच्छे से लाइफ हो जाएगी। इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो पढ़े लिखे भी थे, उन लोगों ने ज़्यादा क्या किया, कब्जा कर लिया गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह पे, है ना, जो गवर्नमेंट पोजीशंस थी, सब कुछ पे कब्जा कर लिया उन लोगों ने। अब धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आया, जब इनके राइट्स छीने जाने लग गए, है ना, काफ़ी सारे राइट्स, इनको जॉब्स नहीं मिलती थी, सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया जाता था, तो इनकी समझ में आया कि नहीं, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, ठीक है, तभी हम अपने राइट्स की रक्षा कर पाएंगे, सुरक्षा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको लेकर के श्रीलंकन तमिल्स ने अपना पॉलिटिकल फ्रंट बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, ताकि वो जो सिन्हालास है, मेजॉरिटी बुद्धिस्ट सिन्हालास जो है, वो लोग से कॉम्पीट कर सके पावर के लिए, है ना, कि आप हमें भी राइट दो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो, जॉब्स में हमारे साथ भेदभाव मत करो, ठीक। तो इसको लेकर के क्या हुआ, वहां पे स्ट्रगल चालू हो गया। तो 1980 से एक तरीके से उनमें स्ट्रगल शुरू हो गया। अब देखो, अब 1948 में ये लोग बेचारे आजाद हो चुके थे, लेकिन तब से लेकर के इनको ढंग से लीगल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था इन लोगों का। तो धीरे धीरे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज कैसे आप उठाओगे? आवाज उठाओगे, आपको पीट पाट के अलग कर देगा, उनके पास तो पावर है गवर्नमेंट की। तो उन लोगों ने क्या किया कि इसका अलग तरीका निकाला कि हमें हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बनेंगे, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन के इलेक्शन जीत के जाएंगे हम, ठीक है। तो 1980 से लेकर के 2009 तक इनके यहाँ सिविल वार चला, ठीक है। 2009 में जाके वो सिविल वार एंड हुआ और इसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे गए, दोनों कम्युनिटी के। और बाद में फिर अब धीरे धीरे वहां सिचुएशन हो रही है सही, ठीक।
एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या हुआ, हमने बेल्जियम का भी सिचुएशन देखा था, वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे दोनों कम्युनिटी के बीच में। लेकिन बेल्जियम लीडर्स ने क्या किया, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया जैसे श्रीलंका में हुआ है ना, ये 30-40 साल तक लड़ाई करते रहे ये। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दोनों कम्युनिटी के लीडर्स बैठे, है ना, डच स्पीकिंग भी, जर्मन स्पीकिंग भी और आपके फ्रेंच स्पीकिंग भी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा अमेंडमेंट करते हैं कि जिससे कि सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले गवर्नमेंट में, और सब अपने अपने जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व कर सके, बचा सके अपने लोगों को। ठीक है, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से 93 के बीच में 4 बार अमेंड होता है। क्या अमेंडमेंट किया गया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। ठीक है, देखो डच कितने परसेंट थे, 59% और फ्रेंच 40% थे, लेकिन उनके मिनिस्टर्स इक्वल ही होंगे। ये रखा गया सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उनमें बराबर मिनिस्टर्स होंगे, ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम। और अगर किसी कोई कुछ एक स्पेशल लॉज होंगे जिसमें रिक्वायर्ड रहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का सपोर्ट हो फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सके, कोई अपना थोप ना सके डिसीजन। ठीक है, तो मेजॉरिटी में डिसीजन आना जरूरी है। चलो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर दिया गया। अब देखो स्टेट्स भी तो है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट है वैसे उनके यहाँ भी स्टेट्स हैं। ये देखो जैसे डच स्पीकिंग है तो डच स्पीकिंग में भी देखो बटा हुआ है, तो कई सारे स्टेट्स भी हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग से पावर दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया स्टेट पावर्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसी में से स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो वहाँ सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, उनके अपने राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं उनके, जैसे इंडिया में भी है ना, बहुत सारी पावर्स हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड अपने अपने स्टेट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं बहुत सारी। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी है, इंडिया में भी है हमारे। ठीक, ऐसी ब्रसल्स का तो और भी हालत खराब था। तो ब्रसल्स में क्या हुआ कि जो जितनी भी कम्युनिटी थी उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, है ना। वहाँ तो बहुत सारी कम्युनिटी लोग रहते हैं, जर्मन स्पीकिंग भी है, हालांकि मेजॉरिटी आपके फ्रेंच और कौन डच है, लेकिन आपके वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग भी है, तो वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट भी है वहाँ पे, वो कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजंस लेती है, ये जो कम्युनिटी है वहाँ डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग, उनके लाइफ से रिलेटेड जो कल्चरल इश्यूज हैं या एजुकेशनल इश्यूज हैं या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं, ये उन पे कम्युनिटी गवर्नमेंट उन पे डिसीजन लेती है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है हमें हमें देख के लग रहा है कि अरे यार ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन्होंने बनाया बेल्जियम वालों में, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए फॉर द टाइमिंग उनका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है और कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग भी इससे खुश हैं। इवन आप देखो यूरोपियन यूनियन जब बना, है ना, यूरोपियन यूनियन कितनी सारी कंट्रीज को मिल के बना है, सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग है और सबके कल्चर भी अलग अलग है, लेकिन सब ने जब मिल के एक यूनियन बनाया तो उसकी कैपिटल को कहाँ चुना गया, ब्रसल्स को चुना गया। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल से हम क्या सीखते हैं कि इन दोनों में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पावर शेयरिंग डिफरेंट तरीके से किया गया, है ना। बेल्जियम में लीडर्स ने कंट्री की यूनिटी को पॉसिबल बनाने के लिए जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं अलग अलग रीजन्स में जो रहती हैं उनकी फीलिंग्स और इंटरेस्ट को समझा, है ना। लेकिन श्रीलंका में इसका उल्टा हुआ, वहाँ पे क्या किया, मेजॉरिटी कम्युनिटी ने फोर्स से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है उसको दबाया, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आई काफी हद तक, है ना। Why power sharing is desirable? क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इसलिए इसके दो रीजंस हैं मेनली पावर शेयरिंग के। पहला कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अगर
पावर को आप शेयर कर देते हो, दोनों ग्रुप में बट गया है ना, फ्रेंच को भी मिल गई पावर, डच को भी मिल गई, तो अब उनके बीच में लड़ाई नहीं रह गई है ना। अब बैठ करके बात करके बहस कर सकते हैं किसी चीज पे कि ये बने ना बने कानून, है ना। कई बार हो सकता है फ्रेंच ऐसा डिमांड करे, डच नहीं पास करेंगे उस बिल को, डच ऐसा डिमांड करे, फ्रेंच नहीं पास करेंगे, तो नहीं बिल बन पाएगा। तो दोनों को एक पावर मिल गई है, तो दोनों शांत है ना। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग करें। सेकेंडली क्या है कि पावर पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर किसी को पावर मिली हुई है ना। अब देखो इंडिया में क्या है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल, हर किसी की बात की हमने, सबके पास पावर है। पर इन सबको पावर कहाँ से मिल रही है? इन सबको पावर मिल रही है हमसे, एज अ कॉमन मैन से, है ना। कॉमन मैन क्या करता है? वोट देता है, इलेक्शन में जाकर के वोट देते हो, वोट से क्या होता है, आपके आपके लोकल एमएलए चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, वो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट में जाकर के, या आपके पार्लियामेंट में बना रहे हैं, लॉज बनाते हैं। वो लॉज किसको कंट्रोल करता है? जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव आपके यही सारे हैं, जो पुलिस हो गई, जुडिशरी हो गई, ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव है ना, एक तरीके से। ये लोग उस लॉस को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से, एक तरीके से कहीं ना कहीं सब में पावर बटी हुई है, ऐसा नहीं कि किसी एक के पास पावर है। आप मान लो अगर कोई, आप पुलिस में है, ठीक है, वो अपनी पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आप क्या करोगे उसको? आप उसको ये करोगे कि एक तरीके से तो आपने देखा किस तरीके से, हाँ, अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा था इस चीज का, तो वो गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने पावर का, तो उसके ऊपर कैसे आप, अगर मान लो आप कंप्लेंट करने जाते हो, नहीं सुनता है, आप उनकी कंप्लेंट ही नहीं ली जा रही है ना, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? फिर आप जा सकते हो, या तो आप जाओगे कोर्ट जाओगे, है ना, बेस्ट तो कोर्ट के पास ही जा सकते हो आप, कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो, हाँ, या फिर उनके सीनियर ऑफिसर्स को जाओगे, मेल डालोगे, है ना। ये सब सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर कोई एक के पास पावर है, उसका गलत मिसयूज कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए बहुत सारे सिस्टम और भी हैं। अगर आप जुडिशरी में जाते हो, जुडिशियल एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ, है ना, या फिर आप उसके सीनियर के पास जाते हो सकता है सीनियर उसके खिलाफ एक्शन ले ले। मान लो इनमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, अगर आप पैरेलली किसी, आप अपने लोकल एमपी के पास जाते हो, है ना, कि सर मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही मेरी, तो हो सकता है वो फिर एक्शन ले। वो कैसे एक्शन ले सकता है? कोई भी पुलिस जो होती है, स्टेट पुलिस, वो कहाँ होती है? अगर स्टेट पुलिस है, तो वो किसी ना किसी मिनिस्टर के अंडर होगी ना, होम मिनिस्टर के अंडर होती है मेनली। तो होम मिनिस्टर क्या करेगा? वो ऑर्डर दे सकता है। जब एमपी तो जाके मिल सकता है ना भाई होम मिनिस्टर से, अपने स्टेट के, उनको जाके बोलेगा भाई ऐसे ऐसे मेरे लोकल आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे दिखवाओ। हो सकता है बुलाएं उसको, भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तो उसको डर हो जाएगा, है ना, कि वो सस्पेंड हो सकता है, उसकी जॉब जा सकती है। तो ये एक तरीके से पावर शेयरिंग है। भले ही उसको पावर है, लेकिन वो पावर आपके थ्रू आई हुई है ना। आप चाहो तो उसको हटवा भी सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको गलत पावर भी यूज नहीं कर सकते आप, आपको भी एक लिमिटेड पावर है ना? तो इस तरीके से पूरा एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर जगह होता है। अब देखो इन रीजंस को आप दो तरीके से बांट सकते हो। एक पहला जो रीजन हमने दिया कि जरूरी इसलिए है क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे प्रूडेंशियल रीजन। और सेकंड मॉरल रीजन है। मॉरल रीजन क्या है? जहाँ पे ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, एवरीवन हैज द राइट टू एक्सरसाइज पावर, है ना। क्योंकि पावर से, अगर किसी और की पावर है या आपके पास पावर है, तो आप किसी और की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दो टॉपिक और है यहाँ पे। एक कहानी है विक्रम वेताल जैसी, जैसे विक्रम वेताल की थी ना, वही कहानी है
इस कहानी में बताता है, बेताल बता रहा है विक्रम को, ये थोड़ा मॉडर्न है, ये लोग बाइक पे बैठे हुए हैं, बेताल उसको बोल रहा है, विक्रम को कहानी सुनाता है कि बेरूत सिटी है, वहाँ पे एक आदमी है खलील करके, और उसके पेरेंट्स दो डिफरेंट कम्युनिटीज से हैं, उसका फादर क्रिश्चियन है और उसकी माँ सुन्नी मुस्लिम है। और बेरूत लेबनान की सिटी है, लेबनान की कैपिटल है, तो वहाँ पे ये बड़ा कॉमन चीज़ है ना। तो ये लोग वहाँ रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो वहाँ इंटरमिक्स रहते हैं, और लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ पे कंडीशन बिगड़ती है, सिविल वार होता है लोगों के बीच में, और उसमें खलील के अंकल भी मारे जाते हैं। जब वार खत्म होता है तो लेबनान के लीडर साथ में बैठते हैं, आग्री करते हैं सब कुछ बातों को लेकर के कि अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको लिए कुछ रूल बनाया जाए। तो उन्होंने रूल बनाया कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो मैरोनाइट सेक्ट कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आएगा, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और जो वहाँ का स्पीकर होगा वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी से आएगा, ठीक। और इसमें ये भी बात रखी गई कि जो क्रिश्चियंस हैं वो फ्रांस से प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, और जो मुस्लिम्स हैं वो सीरिया से सहायता नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी बात रखी गई, उनके बड़े बुजुर्गों ने ये बात रखी, ठीक। अब देखो, जब ये एग्रीमेंट हुआ तब क्रिश्चियंस और मुस्लिम लगभग पॉपुलेशन बराबर थी वहां पे, है ना। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ी और वो मेजॉरिटी में बदल गए। अब एक बार फिर से सिस्टम बिगड़ गया, ठीक। अब खलील को समझ में नहीं आता यार कि मैं अपना किस तरीके से रखूं, क्योंकि वो क्रिश्चियन भी है और मुस्लिम भी है, दोनों है एक तरीके से, है ना। तो अगर बनना चाहे कुछ तो वो क्या बनेगा। अब सोच के देखो, प्रेसिडेंट तो बनते हैं वहाँ के कैथोलिक क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम, डिप्टी पीएम है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और जो शिया स्पीकर है वो शिया मुस्लिम। तो उसके लिए बड़ा ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया कि वो क्या बन सकता है। तो वो मन में सोचता है यार, यहाँ पे ये एक नॉर्मल दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह क्यों नहीं रहते हैं, जहाँ पे कि हर किसी को अलाउड हो कि कुछ भी पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं, और अगर पब्लिक वोट करती है और जीतते हैं तो आप वो बन सकते हो। क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा करने की आपस में, और बांटने की जरूरत है लोगों को। इसी बीच में वो पहुंच जाते हैं अपना एक डेस्टिनेशन पे। फिर बेताल पूछता है विक्रम से कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तुम बताओ, अपना सजेशन दो। ये एक छोटी सी कहानी है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग के क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पावर शेयरिंग क्या होती है वो हमने देख लिया, पावर शेयरिंग के रीजंस भी हमने देख लिए क्यों करना चाहिए। अब पावर शेयरिंग फॉर्म्स हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में कितने दे रखे हैं, 4 टाइप के पावर शेयरिंग फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, 4। सबसे पहला जो है वो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर का बांटा गया है। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना पुलिस ऑफिसर का, तो वो यहाँ से है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। सबको इक्वल पावर दी हुई है और सब एक दूसरे पे चेक रखते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। कोई भी एक दूसरे का कोई भी गलत अगर अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा होगा तो दूसरा उसको रोक सकता है, ठीक है। मान लो लेजिस्लेचर गलत रूल्स बना रहा है तो जुडिशरी क्या करता है, उस रूल को ही नहीं मानेगा। मान लो पार्लियामेंट कोई रूल बनाती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं ये रूल जो है पब्लिक के खिलाफ है और ये सही नहीं है, तो जुडिशरी उस रूल को कैंसिल कर सकती है, ठीक है, चाहे पार्लियामेंट ने क्यों नहीं बनाया हो। और पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वो जुडिशरी के डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर सकती है, आप जानते ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अब देख लो, आपने सुना होगा कई बार कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो एक कॉलेजियम के थ्रू चुने जाते हैं। वो कॉलेजियम में कई बार गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमारे थ्रू ये चुने जाए, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही उनको ये पावर दे रखी है, ठीक। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल सिस्टम। अब होता है वर्टिकल सिस्टम आपका। तो वर्टिकल सिस्टम कैसे हुआ, वर्टिकल मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो ये कहाँ होगा,
ये आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। आप जानते हो बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कुछ पावर्स जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि किस कौन सी पावर इनके तहत है, कौन सी पावर आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस ऑफ द कंट्री किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। फॉरेन रिलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एफडीआई अगर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जो आपके पावर्स हैं, मेजर पावर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो आपकी आर्मी वगैरह हुई, नेवी हुई, ये सब किसके अंडर है? डिफेंस है तो ऑब्वियसली उन्हीं के अंडर में है, उनके परचेज वगैरह के भी उन्हीं के पास पावर है। या कोई ऐसा रूल बनाना है जो पूरे इंडिया के लिए बनाना है तो उन्हीं के पास है ना। लेकिन एक इंडिविजुअल स्टेट के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे वहाँ के पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हो गया उनका, टैक्स कलेक्शन सिस्टम हो गया उनका। तो ये चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी होते हैं आपके, पंचायत वगैरह होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, उनको भी पावर दी रहती है। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ रहता है, ठीक। तो ये आपका होगी वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे कौन सा? पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप कौन सा हो सकता है? रिलीजियस भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है। अब आपने देखा था वहाँ पे बेल्जियम में तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अब इंडिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने, अब देखो हर कहीं ना कहीं हर इंडिया में तो इतने ज्यादा डाइवर्स ग्रुप्स हैं, है ना। रिलीजन ही कितने टाइप के रिलीजन है, रिलीजन के अंदर कितने सारे सेक्ट्स हैं, हाँ, कास्ट हैं, और लैंग्वेज वाइज तो आप पूछो ही मत कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो हर किसी को एक बेटर और फेयर चांस मिले कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके, है ना, अपने और अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। इसके लिए प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही है। इसलिए आप देखते हो कि कुछ एक जब इलेक्शन होता है तो कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है असेंबली की, वो क्या होती है? रिजर्व्ड होती है कि वहां से महिलाएं लड़ेंगी या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही लड़ेंगे, है ना। ये सब फिक्स्ड होता है। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जैसे एससी है या एसटी है, उनके लिए भी होता है। या फिर आप देख लो एंग्लो इंडियंस हैं, इनके लिए भी कहीं ना कहीं अलग से प्रोविजंस रहते हैं, ठीक। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशल ग्रुप एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब देखो और कहाँ पावर शेयरिंग होती है? अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, आपने इलेक्शन में कई बार देखा होगा कि क्या करती हैं, 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक हो जाती हैं और कहती अपने अलायंस को एक नाम दे देती हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी है और उसके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जिसके साथ उन्होंने अपना अलायंस बनाया हुआ है उसको वो एनडीए बोलते हैं, है ना। और आपने देखा था कि रिसेंटली कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा अपना अलायंस बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया इंडिया अलायंस। तो इस तरीके से वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और इंडिविजुअल नहीं होके एक साथ मिलकर लड़ते हैं, और एक तरीके से वो पावर को शेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, हम जीतेंगे तो हम आपस में ये कर लेंगे। उसमें क्या करते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अच्छा ठीक है, अगर इंडिविजुअल होंगे तो हर कोई अपना अपना कैंडिडेट उतारेगा, है ना। 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 20 में अलग अलग उतरेंगे, लेकिन वो आपस में बांट लेते हैं कि ठीक है 20 में से 5 आप करो, 5 मैं कर लेता हूँ अपना, या 10 आप करो, 10 मैं कर लेता हूँ अपना। तो इस तरीके से वो बांट लेते हैं अपना, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग की एक तरीके से हुई। तो होप ये आपको समझ में आ गया हो चैप्टर, कोई कंफ्यूजन रहा नहीं हो। कोई डाउट हो तो प्लीज आपको शेयर करना, कमेंट करना, तो मैं आपको डाउट जरूर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।